हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल शिक्षा विद आशु में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th की साइंस का चैप्टर 18। हिंदी में डिस्कस करेंगे आज हम वायु तथा जल का प्रदूषण। देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रदूषण के बारे में। मेनली हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। तो देखो, वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण क्या होता है इसमें देखो पढ़ेंगे। हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना तो हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, है ना। जैसे देखो, भोजन ना मिले तो कुछ समय तक हम जीवित रह सकते हैं ना, लेकिन अगर मान लो सांस ही नहीं आ रही तो हम कैसे करने लग जाते हैं कि हाँ भाई सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, ऐसे करने लग जाते हैं ना, तो दम घुटने लग जाता है हमारे। आगे, यह साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो इस पॉइंट से हमको, जो मैंने अभी बताया, इससे पता लगता है हमको कि वायु हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना। आगे, आप यह जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण होता है। देखो, वायु क्या होता है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए वायु क्या होता है। देखो, वायु क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है। वायु में ना बहुत सारी गैसें होती है। अब वो कौन कौन सी गैसें होती है, कितनी 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 परसेंट में डिवाइडेड होती है, वो सब बताएंगे आगे। देखो, आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन होता है, लगभग 21% ऑक्सीजन है, तथा जो 1% है ना, उसमें ये सब आ जाती है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन और जलवाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित है। देखो, ऑक्सीजन तो हमें पता लग गया 21% है, नाइट्रोजन भी पता लग गया कितना 78%, और जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, जलवाष्प, ये सब क्या है, गैसेस है जो कि डिवाइडेड है। ठीक है, तो 100% में टोटल में जो वायु होती है उसमें ये सारी गैसेस होती है, इतने इतने डिवाइड में। अब देखते हैं वायु प्रदूषण क्या होता है। देखो, वायु प्रदूषण क्या होता है ना, जैसे बसें होती है, कार होती है, या कोई औद्योगिक उद्योग होते हैं, जैसे मान लो कोई फैक्ट्रीज वगैरह हो गई है ना, वो प्रदूषण कर देती है, वायु को प्रदूषित कर देती है। देखो, जैसे ये प्रदूषित कर रही है, ऊपर जाके प्रदूषण प्रदूषित प्रदूषित हो जाती है ना हमारी वायु, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वायु प्रदूषण। क्या बोलेंगे, वायु प्रदूषण है। जैसे देखो, ट्रकों से निकल रहा धुआं, तो ये भी प्रदूषण कर देती है, किसको, वायु को प्रदूषित कर देती है, या कह सकते हैं संदूषित कर देती है, तो इसको कहते हैं हम वायु प्रदूषण। अब वो कैसे कैसे होता है, देखो देखो डेफिनेशन इसकी अगर आपने लिखनी हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। जब जब से लेके यहाँ तक है तक, कि जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, उसको क्या कहेंगे हम, वायु प्रदूषण। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, वायु कैसे प्रदूषित होती है। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, वायु प्रदूषण और वायु प्रदूषक में ये अंतर होता है। जो पदार्थ होते हैं ना, जो वायु को प्रदूषित करती है, जो इम्प्योर करती है ना, उसको क्या कहते हैं हम, वायु प्रदूषक। ठीक है, जो ऐसे पदार्थ होते हैं। अब वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं वो पता, अब देखते हैं इस वीडियो में आगे। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा हुआ धुआं अथवा धूल द्वारा आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रदूषक तत्व होते हैं वो ऐसे ऐसे आ सकते हैं कि ज्वालामुखी फट गई तब आ जाएंगे ऐसे ऐसे प्रदूषक तत्व, या वनों में आग लग गई तब आ जाएंगे, है ना। और जैसे धूल द्वारा भी आ सकते हैं। आगे देखते हैं, मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषक मिलते हैं। इन वायु प्रदूषकों का स्रोत फैक्ट्री, वायु संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक, जलावन लकड़ी तथा उपलों के जलने से निकला हुआ धुआं हो सकता है। ठीक है, तो इन सब से ना क्या निकलता है, ये प्रदूषण हो जाता है इन सब चीज़ों से। किन किन चीज़ों से होता है तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें। फैक्ट्री हो गई, जैसे विद्युत संयंत्र हो गया, स्वचालित वाहन, देखो यहाँ पे फैक्ट्री हो गई, या ऐसी कारें हो गई, बसेस हो गई, ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इन सब चीज़ों से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। आगे पढ़ते हैं हम इसमें। अब इन सब से नुकसान क्या होता है इसमें ये सब बता रखा है। देखो, बहुत सी श्वसन समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण होती है। आइए यह जानने का प्रयास करें कि प्रदूषित वायु में कौन कौन से पदार्थ अथवा प्रदूषक उपस्थित होते हैं। देखो, क्या आपने
कभी यह ध्यान दिया है कि हमारे शहरों में कितनी तेज़ी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है। वाहन अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। ये सब क्या है, ये सब चीज़ें जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और धुआं उत्पन्न करते हैं, ये सभी क्या है, प्रदूषक है ये सारे। देखो वायु प्रदूषक है ये सारे। ठीक है, आगे देखते हैं। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस होती है। विषैली मतलब बहुत हानिकारक होती है हमारे लिए। और ये किसके लिए हानिकारक होती है? यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है, कि मतलब हमारी बॉडी में ना अच्छे से सर्कुलेशन नहीं हो पाता ऑक्सीजन का, कि मतलब अच्छे से ऑक्सीजन का अंदर अच्छे से नहीं आ पाती। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं यदि दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को एक के बाद एक लाइन में खड़ा करे तो यह संसार की 2 सर्वाधिक लंबी नदियों नील नदी तथा अमेजन की संयुक्त लंबाई के लगभग बराबर लंबी हो जाएगी। तो देख लो, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिल्ली में इतने ज़्यादा वाहन होते हैं और वो जब प्रदूषण इकट्ठा करेंगे तो सोच सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, जो कि हमारे फेफड़ों के लिए भी अच्छे नहीं है और जैसे सांस की समस्याओं के लिए भी अच्छी नहीं है, हानिकारक है उनके लिए भी। आगे देखते हैं, धूम कोहरा क्या होता है। देखो धूम कोहरा क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, कोहरा और धुआं इकट्ठा होकर एक मोटी परत बना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम धूम कोहरा बनाते हैं। क्या कहते हैं? धूम कोहरा कहते हैं उसको। देखो लिखा है यहाँ पे, विशेषतया सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत याद है, यह धूम कोहरा होता है जो धुएं और कोहरे से बनता है। तो किससे बना होता है ये धूम कोहरा? धुएं और कोहरे से बना होता है, एक मोटी सी लेयर बना लेता है, उसको कहते हैं धूम कोहरा। और कौन कौन से तत्व होते हैं इसमें? धुएं और कोहरा होता है, दोनों का मिक्सचर होता है ये। आगे मिश्रण होता है दोनों का, धूम कोहरा किस किस का? धुएं और कोहरे का। आगे देखो, धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं, कि मतलब ऑक्साइड मतलब इन्हीं से मिलकर ना केमिकली बॉन्डेशन के थ्रू क्या बनता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। आगे देखो, जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। ठीक है, आगे इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे दमा, खांसी तथा बच्चों में सांस लेने के साथ हरहराहट उत्पन्न होते हैं। तो ये सब इसके ना बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। ये जो धूम कोहरा होता है, ये सब समस्या हो जाती है, दमा, खांसी, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। आगे देखते हैं, बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत है। तो देखो, ये जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है ना, मेनली रिलेटेड टू पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम से रिलेटेड चीज़ें उत्पन्न करते हैं, ये ऐसी वाली फैक्ट्री में ना क्या करते हैं, ज़्यादातर ऐसी गैसेस रिलीज करते हैं। कौन कौन सी गैसेस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बहुत मेनली ट्रेमेंडस होते हैं। ट्रेमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, अच्छी नहीं होती हमारे लिए। जिससे क्या होता है ना, ऊपर जाके ना ये क्या करते हैं, इकट्ठे होके बहुत ज़्यादा प्रदूषण इकट्ठा हो जाता है इससे। आगे देखते हैं, विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधनों के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे मान लो विद्युत संयंत्र होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, जो कोयला जलता है उससे क्या होता है, कोयले को ना एकदम ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने पिछले काफ़ी 100-150 साल पहले आपने देखा होगा, जो ट्रेनें होती थी ना पहले की, वो कोयले से चलती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं उत्पन्न होता था, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण होता था। इसलिए ये जो वो वाली ट्रेनें होती थी जो कोयले से चलती थी, वो बंद कर दी गई थी। आगे देखो, क्यों बंद कर दी गई थी? क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करती थी, इसलिए। आगे, यह फेफड़ों के स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती थी। ठीक है, कर सकती है। आगे आपने अध्याय 5 जीवाश्मी ईंधन के जलाने के लिए विषय में पढ़ा होगा। तो देखो, जीवाश्मी ईंधन के बारे में पढ़ा ही होगा आपने पिछले चैप्टर में। आगे देखते हैं,
अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, अब देखो अन्य प्रकार के प्रदूषक भी है, ऊपर जो हमने पढ़ा है प्रदूषक, उसके अलावा भी है एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, जैसे मान लो रेफ्रिजरेटर होता है, एयर कंडीशनर होता है, तथा एरोसोल फुहार में होता है। ये क्या करता है ना, जैसे मान लो गर्मियों में आप देख सकते हैं एसी चलते हैं और रेफ्रिजरेटर चलते हैं आपके, है ना। ये सब क्या करते हैं, जो गर्मी पैदा करते हैं ना, इन सब से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना बढ़ जाती है। एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो टॉपिक दे रखा है एक ताजमहल के बारे में, कि ताजमहल पीला क्यों हो गया है। तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। अमल वर्षा पढ़नी थी इसमें। हाँ, इस टॉपिक में ना हमने पढ़ना था मेनली अमल वर्षा क्या होती है। तो देखो पढ़ते हैं। पिछले 2 दशकों से अधिक समय से पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत का ये आगरा शहर में स्थित है ताजमहल चिंता का विषय बना हुआ है अभी भी। तो इसमें क्यों बना हुआ है, आगे देखते हैं। विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषण इसके सफ़ेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं। अतः वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं है, किंतु भवन, स्मारक तथा प्रतिमाएं जैसी निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित हो रही हैं। तो देख लो, वायु प्रदूषण के कारण है ना, खाली जो हम सजीव लोग होते हैं वो ही नहीं होते, लिविंग थिंग्स नहीं होती इफेक्ट, वो भी होते हैं जिनमें फीलिंग्स नहीं होती, जो सांस नहीं ले सकते, निर्जीव चीज़ें है ना, वो भी इफेक्ट होते हैं। जैसे मान लो साफ़ सुथरी मूर्तियाँ होती है, जैसे ताजमहल है, एकदम साफ था पहले, ये पीला हो गया प्रदूषण के कारण, तो ये भी इफेक्ट हो रहा है ना इससे। आगे देखते हैं। आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणीय जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। देखो ये जो फैक्ट्रीज वगैरह ना, इसके पास में देखो रबड़ की फैक्ट्री है ना, और वाहन वगैरह जो होते हैं, और रसायन और तथा विशेषकर मथुरा तेल परिष्करण है। ये क्या, तेल की फैक्ट्री है यहाँ पे, ये रबड़ की फैक्ट्री है, और वाहन वगैरह ये जो प्रदूषण करते हैं, ये सारे क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें होती है, ज़्यादा मात्रा में निकालते हैं। ठीक है, आगे। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये सारी जो गैसेस होती है ना हमारी, ये क्या बनाते हैं, जो एवेपोरेशन होते हैं ना, पानी के साथ मिलकर जो कुछ ना कुछ नमी होती है हमारे एनवायरनमेंट में, उसके साथ मिलकर ना ये सारी गैसें क्या बना लेती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है और नाइट्रिक अम्ल बना लेती है, जो ऊपर जाके ना ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरसते हैं। फिर ये क्या करते हैं ना, जो हमारी ऊपर वर्षा होती है, कुछ बादलों में पानी होता है, ये सब उनके साथ मिलकर है ना एसिड रेन बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम अम्ल वर्षा बनाते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा कहते हैं उसको। ये क्या करता है, जब ये बरसता है ना, ये क्या होता है, अम्लीय होती है, एसिड वाली होती है, तो ये जो वाइट चीज़ होती है उसको क्या कर देती है, पीले रंग में कर देती है। तो यही कारण है जिसके कारण जो हमारा ताजमहल है वो वाइट से संगमरमर का वाइट था जो, वो पीला हो चुका है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फिगर दे रखी है। देखो पहले बहुत वाइट था, लेकिन अब देखो पीला हो गया, ध्यान से देखो। ठीक है, आगे देखते हैं। एलपीजी और सीएनजी क्या होता है। देखो सीएनजी की इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में इसको कहते हैं हम, इसकी फुल फॉर्म जो होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एलपीजी की फुल फॉर्म इंग्लिश में होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और हिंदी में होती है एलपीजी की फुल फॉर्म द्रवित पेट्रोलियम गैस। देखो सीएनजी क्या होता है, हमारे ये भी एक टाइप की गैस ही होती है, लेकिन ये क्या होती है, हमारे एनवायरनमेंट को ना नुकसान नहीं पहुंचाती, हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये काफ़ी अच्छी होती है। आगे इको फ्रेंडली भी कहते हैं इसको, सीएनजी को। पेपर में इसकी फुल फॉर्म में आ जाती है, और इसका यूज़ पूछ लेते हैं कहाँ पे होता है। इसका इस्तेमाल होता है सीएनजी का गाड़ियों में भी होता है। ठीक है, मेनली गाड़ियों में ही होता है इसका इस्तेमाल, और ये हमारे पर्यावरण को दूषित नहीं करती है।
आगे एलपीजी के बारे में पढ़ते हैं। एलपीजी की फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, द्रवित पेट्रोलियम गैस हिंदी में, और इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मेनली इस्तेमाल होता है हमारे गैस सिलेंडरों में, ठीक है। लेकिन ये जो एलपीजी वाली होती है, ये हानिकारक होती है हमारे पर्यावरण के लिए। आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। हाँ, ये पौधा घर प्रभाव पढ़ना है हमने इसमें। देखो पौधा घर प्रभाव पढ़ेंगे अब इसमें। देखो पौधा घर प्रभाव में आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखो, सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, ठीक है। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशेषित कर लेती है। देखो क्या होता है, पौधा घर प्रभाव है ना, सिंपल। ये कहाँ गया, ये थोड़ा नीचे हो गया। ठीक है, हाँ देखो आगे, कुछ भाग परिवर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। देखो जो सूरज की किरणें आती है ना हमारे अर्थ पे, कुछ अंदर आ जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट होकर ना वापस चल जाती है, परावर्तित होकर वापस चल जाती है, कुछ अंदर आ जाती है, ठीक है। आगे देखो, परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को गर्म करता है, ठीक है। जो कुछ किरणें आ जाती है ना अंदर, वो क्या करती है, पृथ्वी को गर्म कर देती है, जो अंदर आ जाती है। और जो कुछ वापस चल जाती है, वो अंतरिक्ष में वापस लौट के चल जाती है, जो रिफ्लेक्ट हो जाती है। आगे, यदि आपने किसी पौधशाला, जिसे कहते हैं नर्सरी, अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधा घर को देखा है, तो याद कीजिए कि सूर्य की ऊष्मा पौधा घर में प्रवेश तो कर लेती है, पर इससे बाहर नहीं निकल पाती है। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है। देखो जो नर्सरी होती है ना, पौधशाला होती है, जहाँ पे पेड़ होते हैं, वो पौधे वगैरह होते हैं, पेड़ वगैरह पौधे वगैरह, उसमें क्या होता है ना, उसमें एक ऐसा सिस्टम बना रखा होता है ना, जो सूर्य की किरणें आएंगी ना, जो अंदर आ जाएगी, वो अंदर तो आ जाएगी अपनी मर्जी से, लेकिन है ना उसको बाहर जाने से रोक लेते हैं। ऊपर एक छत सी बना लेते हैं, प्लास्टिक टाइप की कुछ होती है, उससे क्या होता है, वो सूरज की किरणें वापस नहीं जा पाती, ठीक है। आगे, यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा को गर्म कर लेती है। देखो देखो, ये जो रुकी हुई किरणें होती है, ये क्या कर देती है, गर्म कर देती है पौधा घर को। आगे, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा ना क्या होता है ना, हमारी जो पृथ्वी होती है ना, वहाँ पे क्या होती है, एक ओजोन लेयर होती है, उसके ऊपर ओजोन लेयर होती है। वो क्या करती है, जो हानिकारक किरणें होती है ना, वो अंदर आने से रोकती है। सूर्य की हानिकारक किरणें धरती पे आने से रोकती है, और जो अच्छी वाली किरणें होती है ना, वो वापस जाने से रोकती है उसको, ठीक है। ओजोन लेयर ये काम करता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे पौधाघर प्रभाव कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो पौधाघर प्रभाव यही था कि जैसे जो अच्छी वाली किरणें हैं वो अंदर ही रह जाएगी, नर्सरी के बाहर नहीं जा पाएगी, और ये क्या करता है, पृथ्वी को गर्म करने का काम करता है, और ये किरणें हमारे पृथ्वी के लिए अच्छी होती है। आगे, इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। इस प्रक्रम के बिना जीवन नहीं संभव हो सकता है। अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बन गया है। इस प्रभाव के लिए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा उत्तरदायी है। और ये देखो, पौधाघर प्रभाव तो आपको पता चल गया कि सूर्य की किरणें जो अच्छी होती है वो वापस नहीं जा पाती और उसी में रह जाती है पौधाघर में। अच्छा, और ये होता क्यों है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने की वजह से होता है ये पौधाघर प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। हाँ, एक ये विश्व उष्णन था। देखो विश्व उष्णन क्या था हमारे लिए, क्या होता है विश्व उष्णन। विश्व उष्णन में भी यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना ही विश्व उष्णन कहलाती है। आगे, ये जो गंभीर संकट दे रखा है उसके बारे में देखते हैं। विश्व उष्णन के कारण समुद्र जल में एक आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है, ठीक है। आगे, कई स्थानों पर तटीय प्रदेश
जलमग्न हो चुके हैं। विश्व उष्णन के विस्तृत प्रभाव वर्षा प्रतिरूप, कृषि, वन, पौधे और जंतुओं पर हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विश्व उष्णन से आशंकित है रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एशिया में हैं। हाल ही में प्राप्त मौसम परिवर्तित की रिपोर्ट के अनुसार पौधाघर गैसों को वर्तमान स्तर तक रखने के लिए हमारे पास सीमित समय है, अन्यथा शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि हो सकती है, जो संकटकारी है। ठीक है, देखो ये क्या होता है ना, पौधाघर की गैसों की वजह से ना, ये विश्व उष्णन की वजह से ही ना सर्दियाँ टाइम पर नहीं आती, सर्दियाँ थोड़े लेट हो जाती है ना, और गर्मियाँ टाइम पर नहीं आती, या मानसून लेट हो जाता है। ठीक है, देखो हमारे जो मिडल के एरियाज़ है कंट्रीज़ के, जो हमारा इंडिया कंट्री है, उसमें जो मिडल में शहर आते हैं ना, राज्य आते हैं, वहाँ तक जो मानसून होता है वो 15 जून तक पहुँच जाता है, लेकिन ये विश्व उष्णन के कारण ही वो 20-25 तारीख तक पहुँचता है। ठीक है, और सर्दियाँ टाइम पर नहीं आती, और ज़्यादा टाइम पर नहीं आती, या तो ऐसा भी हो जाता है कि अगर आई है सर्दियाँ तो बहुत ज़्यादा अचानक से ठंड लेकर आ जाती है, गर्मी है तो एकदम अचानक से गर्मी आ जाती है। ये सब कारण होते हैं, विश्व उष्णन के कारण ये सब हो जाता है। और ये होता है क्यों है विश्व उष्णन, मैंने बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने की वजह से। आगे देखते हैं। अब देखो क्या किया जाए कि ये विश्व उष्णन है ना कंट्रोल हो जाए। तो देखो क्या कर सकते हैं, जैसे भारत सरकार द्वारा ओड इवन रूल लाया गया कि हाँ भाई ओड वाले दिन है तो 1, 3, 5, 7 ऐसे नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी, और इवन वाले दिन कि मतलब जैसे आज इवन वाली गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन वाले में क्या होगा 2, 4, 6, 8 ऐसी वाली गाड़ियाँ चलेंगी। तो इससे भी क्या होता है ना, थोड़ा प्रदूषण कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि देखो एक साथ सारी गाड़ियाँ चलेगी तो ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा, और एक दिन एक गाड़ियाँ चलेगी तो थोड़ा कम, है ना। आगे और देखते, और देखो सीएनजी वाली गाड़ियाँ भी चला सकते हैं, है ना। सीएनजी को अगर इस्तेमाल में लाए तो ये तो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होती, ये संदूषित नहीं करती पर्यावरण को, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगी, एक बेनिफिशियल कंपोनेंट हो जाएगी हमारी, अगर हम इस्तेमाल करें सीएनजी का। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का कम इस्तेमाल करें। और जो हमारे वो है औद्योगिक संयंत्र होते हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, उसमें भी क्या करें, एक लिमिट रखें कि हाँ इतने घंटे काम करेंगे, या इतने ही बंदे काम कर सकते हैं, और इतने प्रदूषण से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कई सारी ऐसी फैक्ट्रीज भी होती है जो कुछ है ना गंदा पानी होता है ना, वो नदियों में भी बहा देती है। जो फैक्ट्रीज का गंदा पानी होता है, जो कि जो नदियों में जीव होते हैं ना, जैसे मछलियाँ वगैरह होती है, और भी कई सारे जीव पाए जाते हैं नदियों में, उनके लिए हानिकारक होता है, वो मर जाते हैं बेचारे। ठीक है, तो ये सब कारण, ये सब पॉइंट यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, विश्व उष्णन को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। और एक पॉइंट ये भी है उस वाले टॉपिक में, विश्व उष्णन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पटाखों का बहिष्कार करिए। तो देखो पटाखे भी एक मेन सोर्स है कि हाँ भाई पटाखों की वजह से भी प्रदूषण होता है, ये आपको पता ही है। आगे देखते हैं, वन महोत्सव। देखो वन महोत्सव क्या होता है, इसमें वन महोत्सव में पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, जितने से जितने हो सके पेड़ लगाए जाते हैं वन महोत्सव में। तो एक टाइप का त्यौहार ही होता है, इसमें वन महोत्सव में पेड़ लगाए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप फिगर में, जैसे देखो ये बच्चे 2-2, 3-3 मिलके पेड़ लगा रहे हैं ना। पार्कों में लगाते हैं, स्कूलों में लगाते हैं, मैदानों में लगाते हैं, है ना। घरों के आसपास भी लगा लेते हैं, घर में भी ले आते हैं। आगे देखो जल प्रदूषण। अब देखो जल प्रदूषण आपको पता तो है ही। जल प्रदूषण में क्या होता है, जल को संदूषित करने वाले ऐसे तत्व जो जल को संदूषित कर दे, उसको क्या बोलेंगे हम, जल प्रदूषण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है इस वाले में यहाँ पे। ठीक है, और देखो जल प्रदूषक किसी को कहेंगे, ऐसे तत्व जो कि जल को प्रदूषित करते हो, ऐसे पदार्थ जो कि जल को प्रदूषित करते हो, उसको बोलेंगे जल प्रदूषक। जैसे मान लो हम कहीं जाते हैं घूमने, कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोई चीज़ लेके जाते हैं घूमने के लिए, वो वहीं पे उसका जो कूड़ा होता है वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, अपने साथ नहीं लेके आते हैं। या मज़े से जो खाली बोतल होती है कोका कोला की, पानी में फेंक देते हैं, पत्थर फेंक देते हैं। तो ये सारे कारक है जो कि जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब इस वाले पेज में हमको ये सब बता रखा है कि जल का जो प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। अब देखो ये जो यहाँ पे ये बताया गया मेन टॉपिक, WWF क्या है यहाँ पे, विश्वव्यापी कोष। ये क्या है, एक टाइप का संगठन है जो कि जल को कंट्रोल करता है, जल प्रदूषण को होने से बचाता है। अब इसके द्वारा अध्ययन किया गया, एक है ना सर्वे किया गया, उससे पता लगा कि संसार में ना जो गंगा नदी है ना, ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। अब देखो इसके प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण होता जा रहा है। आगे देखो, इतने प्रदूषण स्तर तक पहुंचने का कारण यह है कि जिन शहरों एवं बस्तियों से होकर यह नदी प्रवाहित हो रही है, वहां के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट, अनौपचारिक वाहित मल, मृत जीव तथा अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे ही नदियों में फेंके जा रहे हैं। देखो आप देखते ही हो, नदियों में कहीं नहा लेते हैं, वहीं कूड़ा फेंक देते हैं, या कहीं डेड बॉडीज़ भी होती है, ट्रैवल कर रही होती है उसमें, आगे कूड़ा करकट भी, पत्थर भी फेंक देते हैं, तो इससे प्रदूषण हो जाता है जल में। आगे देखो, वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि इसके जल में जलीय जीव जीवित नहीं रह पाते, यह नदी निर्जीव हो गई है। ठीक है, तो देखो कई सारी ऐसी भी नदी हो गई है, कई सारे शहरों में ऐसी भी नदी हैं जहाँ पे कोई जीव है ही नहीं, कोई मछली वगैरह कुछ है ही नहीं, वो मर गया है इसके कारण, ये जो चीज़ें बढ़ जाती है ना प्रदूषण वाली। आगे देखो, 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं, परंतु बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण ने पहले से ही महाशक्तिशाली नदी को काफ़ी हानि पहुंचा दी है। भारत सरकार ने 2016 में एक नए प्रस्ताव का शुभारंभ किया जिसे स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता है, और इस मिशन के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। तो देखो 2016 में भारत सरकार ने ना एक वो लाया, शुभारंभ किया एक योजना का, जिसको नाम दिया गया स्वच्छ गंगा भारत मिशन। इसके कारण यही था कि उसके प्रदूषण को, जो उसमें प्रदूषण होता है उसको कंट्रोल किया जाएगा। और ये जो लाया गया था गंगा कार्य परियोजना, ये कब लाया गया था, 1995। ये दोनों सन याद रखना, और कौन से सन में कौन सी परियोजना लागू की गई थी, और ये सब क्यों होता है, जल के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए होता है। आगे देखो ये फिगर है, यहाँ पे दिखा रखे है कि कुछ डेड बॉडीज़ है जिन्हें मारकर ऐसे फेंक देते हैं गंगा नदी में। इससे भी क्या होता है, गंगा नदी में प्रदूषण होता है। आप देख सकते हैं ये डेड बॉडीज़ है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, और भी देख सकते हैं आप, ये एक फिगर ये भी दे रखा है, देखो कितना प्रदूषण कर रखा है यहाँ पे लोगों ने। नदी में फेंका गया औद्योगिक अपशिष्ट। हाँ देखो, औद्योगिक अपशिष्ट है ना, ये ऐसा पानी होता है जो कि फैक्ट्रीज जो होती है नदियों में बहा देती है। देखो कितनी ज़्यादा मात्रा में घेर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। हाँ, एक पॉइंट ये यहाँ पे, पेयजल क्या होता है। पेयजल क्या होता है, जो पीने लायक जल होता है हमारा, उसी को कहा जाता है पेयजल। बस यहाँ पे ये जानना जरूरी था। यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेना इसकी, पीने के लिए, यहाँ दे रखी है डेफिनेशन इसकी, पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट दे रखा है पॉइंट, क्या आप जानते हैं सरकार की 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल मिलता है। कि मतलब जो पूरी वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है ना, उसका 25% जो पीपल्स है हमारे, उनको ना पेयजल नहीं मिलता। कैसा पेयजल मिलता है, निरापद पेयजल, जो कि प्योरीफाई नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, पीने लायक नहीं होता, उसी को कहते हैं हम निरापद पेयजल। ठीक है, आगे देखते हैं। और क्या रह गया यहाँ पे, बस ये लास्ट टॉपिक हमारा रह गया 5R। यहाँ पे 5R क्या है, ये 5R, यहाँ पे 5R की पूरी फुल फॉर्म क्या है। एक R से ये है कम उपयोग, इंग्लिश में कहते हैं इसको रिड्यूस। दूसरा है पुनः उपयोग, इसको इंग्लिश में कहते हैं रीयूज। एंड तीसरा है
पुनः चक्रण, इंग्लिश में कहते हैं रिसाइकल। एंड चौथा है पुनः प्राप्त करना, रिकवर। और पांचवा है लास्ट हमारा उपयोग ना करना, मतलब रिफ्यूज़। अब देखो ये 5R होता क्या है, ये हमारे पर्यावरण को दूषित होने से रोकती है चीज़ें। अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारा पर्यावरण जो होता है साफ़ सुथरा स्वच्छ बना रहता है। तो देखो इसका होता क्या है इस्तेमाल, और ये होता क्या है अब देखते हैं इसमें। देखो कम उपयोग। हाँ, जैसे मान लो जैसे पॉलीथीन वगैरह है, कई लोग क्या करते हैं, घर का जो कूड़ा होता है वो थैलियों में भर के ना अपने किसी मैदान के यहाँ या कोई खुली जगह पे फेंक आते हैं। तो वही जो गाय वगैरह होती है या कोई डॉग्स वगैरह होते हैं वो खा लेते हैं फाड़ कर, और साथ में कभी कभी पन्नी भी खा लेते हैं, जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को ना डाइजेस्ट होने से खाना अच्छे से रोकते हैं, और उनको कोई सारी बीमारियाँ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये सब अच्छा नहीं है ना, तो ये पॉलीथीन को ना रोकना चाहिए, कम इस्तेमाल करना चाहिए इनका। और आगे देखो दूसरा है पुनः उपयोग। अब देखो कई सारी चीज़ें ऐसी है जिसका दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, तो उसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। इस पॉइंट में यही बता रहा है पुनः उपयोग में। आगे देखो पुनः चक्रण, रिसाइकल। रिसाइकल में भी ये है, देखो रीयूज़ और रिसाइकल में क्या ना, रीयूज़ मतलब जैसे मान लो हमारी कोई कॉपी किताबें होती है, उसको जब हम कबाड़ी वाले को देते हैं, वो क्या करते हैं फैक्ट्री में जाके वो किताबों को दे के जमा करा देते हैं वहाँ पे। वो फैक्ट्री वाले जो होते हैं उसको दोबारा से पेजेस जो हमारे पेन चला रखे होते हैं ना, उसको दोबारा से वैसे ही बना लेते हैं जैसे वो पहले होती है, तो इसका रीयूज़ हो गया। और रिसाइकल क्या है, जैसे मान लो हमारे पास है ना कोई साइकिल है, ठीक है, साइकिल में पंचर लग जाता है, तो दोबारा से ये तो नहीं कर देते कि हाँ सीधा बेच देते हैं उसको या फेंक देते हैं साइकिल को, नहीं ना, उसमें दोबारा पंचर लगा के दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी को कहा जाता है पुनः चक्रण, इंग्लिश में कहते हैं उसको रिसाइकल। आगे लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ये चौथा पॉइंट है हमारा पुनः प्राप्त करना, रिकवर। अब देखो जैसे मान लो रिकवर में क्या होता है, जैसे मान लो हमको चोट लग जाती है, तो चोट लग जाती है तो हम क्या कर लेते हैं, या तो हल्दी लगा लेते हैं या तो बैंडेज लगा लेते हैं, रिकवर करना है ना। तो वैसे ही हमारी कई सारी चीज़ें होती है एनवायरनमेंट में जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो जो किसान होते हैं, किसान जो उनके खेत होते हैं ना, वो कुछ समय के लिए खुला छोड़ते हैं, वो जला कर है ना खुला छोड़ देते हैं काफ़ी समय तक, उसमें कोई खेती बाड़ी करते नहीं है। तो उससे क्या होता है, जो मृदा मृदा होती है ना, हमारी मृदा सॉइल होती है, उसमें फर्टिलिटी पावर आ जाती है, दोबारा उसको कोई फसल होती है उसको उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है, उसको कहते हैं फर्टिलिटी। तो ये जो खुला छोड़ा जाता है ना कुछ समय के लिए मैदान, इसलिए छोड़ा जाता है कि दोबारा फर्टिलिटी पावर आ जाए, तो इसको ही कहते हैं हम पुनः प्राप्त करना। तो ये एकदम ये नहीं है कि हाँ भी उगाते रहो, है ना, तो कुछ समय के लिए उसको भी चार्ज होने के लिए दोबारा टाइम चाहिए होता है, तो इसी को क्या कहते हैं हम पुनः प्राप्त करना। आगे लास्ट पॉइंट हमारा उपयोग ना करना। अब देखो कई सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी होती है जिनका उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना, या बहुत कम करना चाहिए हमको। तो जैसे मान लो प्रदूषण, ऐसे तत्व है जो जो ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करते हैं, है ना, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, उसको प्रदूषण तो करते हैं, तो इसी चीज़ को कहते हैं हम रिफ्यूज़ या उपयोग ना करना। ऐसी चीज़ें मत यूज़ करो जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, या जैसे मान लो कोई भी ऐसी ज़्यादा चीज़ है जो आपकी बॉडी को नुकसान कर रही हो, तो वो भी चीज़ों का इस्तेमाल ना करो, है ना। आगे देखो और कुछ रह गया, देखो ये इसमें लास्ट पॉइंट है ये, क्या आप जानते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। अब आप नल को खुला छोड़कर अपने दांतों में ब्रश करते हैं तो कई लीटर जल व्यर्थ हो जाता है। जिस नल से प्रति सेकंड एक बूंद जल टपकता है, उस नल से एक वर्षा में कई हजार लीटर जल नष्ट हो जाता है। इसके बारे में सोचिए। तो इसमें यही बता रहे हैं कि जैसे जो पेयजल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे हम ब्रश करते हैं तो वो टूटी को खुला ना छोड़े, है ना, नहाते वक्त टूटी को ना चलाएं। तो ये सब करके हम जो पेयजल होता है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो जैसे गांव में है, गांव में क्या होता है, अभी भी कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे महिलाएं मटका लेकर जाती है या कोई बड़ा बर्तन लेकर जाती है, बहुत एक डेढ़ किलोमीटर या 5-6 किलोमीटर दूर से लेके आती है पानी। लेकिन आजकल शहरों में क्या है, हमारे यहाँ तो मोटर लगी हुई है, एक बटन दबाते हैं पानी आ जाता है, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए हमको। हमको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे दूसरों तक पेयजल को पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम ये कंट्रोल कर लेते हैं ना कि नहाते वक्त टूटी ना खुली छोड़े, ब्रश करते वक्त ना छोड़े खुली, है ना, तो इससे क्या होगा, पेयजल की मात्रा बढ़ जाएगी। बस ये सब बता रहे हैं इस पॉइंट में।
अब देख लो इसके जो प्रमुख शब्द हैं वो सारे हमने पढ़ लिए। वायु प्रदूषण पढ़ लिया जो वायु को प्रदूषित करती है ना, और वायु प्रदूषक भी पढ़ लिया, ऐसी चीज़ें जो कि वायु को प्रदूषण करती है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, CFCS होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होगी, नाइट्रोजन हो गया, है ना। ऐसी ऐसी गैसें जो है वायु के लिए नुकसान देती है, उसको कहते हैं वायु प्रदूषक। आगे रासायनिक संदूषण। रासायनिक संदूषण क्या होता है ये हमने डिस्कस नहीं करा। देखो रासायनिक संदूषण क्या होता है, ऐसी चीज़ें ना जो कि फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती है और वो ना अच्छी नहीं होती हमारे जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए। वो क्या कर देते हैं, कूड़ा वगैरह जो होता है ना केमिकल वाला उनका, वो नदियों में बहा देते हैं, तो इसी को कहते हैं हम रासायनिक संदूषण। आगे विश्व उष्णन हमने डिस्कस कर लिया, पौधाघर प्रभाव डिस्कस कर लिया, प्रदूषक भी हो गया, पेयजल भी बता दिया, जल प्रदूषण भी बता दिया। तो देख लो यहाँ पे कई सारी डेफिनेशन भी दे रखी है आपको इन पॉइंट्स की, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी सब मैंने पढ़ा दिया आपको, कुछ रह नहीं गया इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करके कमेंट करें, हमको बताएं ये वीडियो कैसी लगी। और इन फ्यूचर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमको बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।